Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video we are going to start with chapter number 2 of class 12th history, that is kings, farmers and towns. ठीक है, so we have already covered theme number 1, that is your Harappan civilization, bricks, beads and bones, and now we are going to start with theme number 2. ठीक है, अब ये जो चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? इसका टाइम पीरियड है 600 BCE टू 600 CE. इस टाइम पीरियड में क्या डेवलपमेंट्स हुई हम वो पढ़ने वाले हैं. अब ध्यान से देखो, हरप्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था? 3300 BCE टू 1300 BC, राइट. सो अप्रॉक्सीमेटली ये एंड होती है 1300 BCE में, करेक्ट. अब 1300 BCE से जो 600 BCE तक का पीरियड है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 1500 ईयर्स, राइट. सो दिस इज़ 1500 ईयर्स का ये जो समय है आफ्टर हरप्पन सिविलाइजेशन. इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई. ठीक है, क्या डेवलपमेंट्स थी हम वो देखते हैं. ये जो टाइम पीरियड है 1500 ईयर्स का, इस टाइम पीरियड में ऋग्वेदा वर कंपोज्ड. ऋग्वेदा कंपोज करे गए, ऋग्वेदा लिखे गए थे. ठीक है, अब ये जो ऋग्वेद हैं ये किसने लिखे? ऋग्वेद वॉज रिटन बाय पीपल लिविंग अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, तो इंडस रिवर और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो जो लोग वहाँ पे रहते थे ना, ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड बाय दोज पीपल. समझ में आया? सर ये हमारी पहली डेवलपमेंट हुई. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स अब यहाँ पे इमर्ज हो रही थी. कहाँ कहाँ? नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन प्लेट्यू में, कर्नाटका. ठीक है, ये 3 एरियाज़ में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स आ रही थी. अब एग्रीकल्चर बढ़ रहा था, राइट. इसके अलावा पेस्टोरल पॉपुलेशंस आती हैं. ठीक है, ये जो पेस्टोरल पॉपुलेशंस हैं, these were developing basically in Deccan and further south. ठीक है, सो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू रहता है, साउथ वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे पेस्टोरल पॉपुलेशन, पेस्टोरलिज्म यहाँ पे राइज हो रहा था. अपार्ट फ्रॉम दिस मेगालिथ्स आ रहे. मेगालिथ्स क्या होते हैं भाई? दिस इज़ अ न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड. जैसा हमने हरप्पन सिविलाइजेशन में देखा कि वहाँ पे बरियल्स बनाए जाते थे, खोद के जो भी डेड बॉडी है उसको वहाँ पे ले डाउन करा जाता था. बट अब मेगालिथ्स आ रहे थे एंड दिस इज़ बेसिकली एक नया तरीका है कि जो लोग डेड हो जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनकी बॉडी को कैसे डिस्पोज करा जाए, राइट. और ये जो मेगालिथ्स का कल्चर है ये कहाँ पे प्रेवेलेंट था? इट वॉज प्रेवेलेंट इन साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, राइट. सो दीज वर द 2 एरियाज जहाँ पे ये कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रेवेलेंट था. ये न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज़ आ रहे थे जिन्हें बोला गया मेगालिथ्स, राइट. यहाँ तक पूरा क्लियर है व्हाट वर द डेवलपमेंट्स. अब होता क्या है? 6th century BCE ऑनवर्ड्स, राइट. तो यही हमारा टाइम पीरियड है. अब यहाँ से हम स्टेप वाइज चलेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, राइट. अब तो 6th century BCE ऑनवर्ड्स अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स वर इमर्जिंग. ठीक है, सो नई नई स्टेट्स आ रही थी, एम्पायर्स आ रहे थे. हम यहाँ पे साउथ में जो एम्पायर्स आए उनके बारे में पढ़ेंगे, मगध के बारे में पढ़ेंगे, जो गुप्त एम्पायर था उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, सो नए नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अब ऑर्गेनाइज हो रही थी. यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं. क्या टेक्नोलॉजीज़ थी जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और न्यू टाउन्स वर इमर्जिंग. ठीक है, न्यू टाउन्स. अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है महाजनपद. ठीक है, उसके बाद जो अशोका वाला टाइम पीरियड आता है, ठीक है, गुप्त एम्पायर वाला, उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई क्या किस तरह से सिटीज़ को लोकेट करा जाता था, गुड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेटर रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो इसकी वजह से क्या था, जो कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ अब वहाँ पे सेटल हो रही थी, लोग वहाँ पे जाके सेटल हो रहे थे.
ठीक है। सो ये नई नई टाउन्स आ रहे हैं, नई स्टेट्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है इसके क्या सोर्सेज हैं, किन सोर्सेज से हमें ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। सो बेसिकली वी यूज़ इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल्स, ठीक है। सो दीज आर फ्यू सोर्सेज जिनके थ्रू हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। यहाँ तक पूरा क्लियर है। Now moving towards our first topic of the chapter, that is प्रिंसेप and पियादासी। तो यहाँ पे एक नाम आता है जेम्स प्रिंसेप। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन एपिग्राफी में। एपिग्राफी क्या होती है? दिस इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। भाई इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा जाता है, स्क्रिप्ट्स को समझा जाता है, ठीक है। सो मेजर डेवलपमेंट्स जो हुए इंडियन एपिग्राफी में वो होते हैं 1930s में, राइट। तो जेम्स प्रिंसेप, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? जेम्स प्रिंसेप ने दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स को डेसिफायर करा, दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स को समझा, राइट। कौन सी स्क्रिप्ट्स थी ये? ब्राह्मी एंड खारोस्टी। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स हैं जिनको यहाँ पे डेसिफायर करा गया। ये स्क्रिप्ट्स जो हैं दीज वर यूज्ड इन द अर्लीस्ट कॉइन्स। हम आगे देखेंगे कॉइन्स में इन स्क्रिप्ट्स को यूज़ करा जाता था। सो दीज वर यूज्ड इन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। तो इस टाइम पीरियड को 600 BCE से 600 CE, ये टाइम पीरियड को समझने के लिए ये दो स्क्रिप्ट्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था। मोरओवर जेम्स प्रिंसेप ने देखा कि एक नाम है जिसे बोला जाता है, एक टर्म है बेसिकली पियादासी, जिसका मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड, राइट। और यहाँ पे ये जो पियादासी शब्द है हम आगे देखेंगे, इट वॉज बेसिकली यूज फॉर रूलर अशोका, राइट। और ये जो अशोका है इनका नाम काफ़ी बार आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में। कहाँ पे आता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। सो पियादासी वॉज रेफर्ड टू द किंग एज अशोका, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट। और ये जो इन्वेस्टिगेशंस हुए, ये जो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को डेसिफायर करा गया है, इट गेव बेसिकली न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशंस इनटू इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। बिकॉज अगर ये दो स्क्रिप्ट्स डेसिफायर नहीं होती देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती इस टाइम पीरियड के लिए वो अभी हमारे पास, हम उसको समझ ही नहीं पाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्बिगस इन्फॉर्मेशन रहती इस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास, अगर ये दो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे डेसिफायर नहीं करी जाती, राइट। और यहाँ पे फिर जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने ये भी देखा कि देयर वर लिंक्स बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स, राइट। मतलब पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल लाइफ जो है ये तीनों डायमेंशंस आपस में कनेक्टेड है। देयर इज लिंक बिटवीन दीज चेंजेस और डेवलपमेंट्स। समझ में आया? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खारोस्ती इन दो स्क्रिप्ट्स को डेसिफाई करा था। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर। Now we are moving towards one of the most important topic of this chapter, the earliest महाजनपदास। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सो आप देखो पहली ही लाइन क्या है आपकी एनसीईआरटी की, द 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है why 6th century BCE is regarded as a major turning point in Indian history। इस सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि इसे टर्निंग पॉइंट बोला गया है। तो यहाँ पे पॉइंट्स में देखो किस तरह से लिखा है, ऐसे ही सिंपल तरीके से पूरा चैप्टर कवर होगा। सो यहाँ देखो 6th century BCE को क्यों टर्निंग पॉइंट बोला गया है, बिकॉज इस टाइम पे अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज़ वर इमर्जिंग। ठीक है, सो जो न्यू स्टेट्स आ रही हैं, नई सिटीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, लोग जाके वहाँ पे सेटल हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, आयरन का यूज़ अब यहाँ पे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, कॉइन यूज़ हो रहा है। जहाँ पहले बार्टर सिस्टम यूज़ होता था अब धीरे धीरे कॉइनेज आ रहा है, कॉइन्स के थ्रू एक्सचेंजेस होने लगे हैं। फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। सो
काफ़ी सारे सिस्टम्स ऑफ थॉट आने लगे थे, जो हम बोल सकते हैं ये रिलीजन भी, राइट, बुद्धिज़्म इज़ अ रिलीजन, जैनिज़्म इज़ अ रिलीजन। सो ये काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं ग्रुप्स बन गए थे लोगों के, अलग अलग तरीके से ये अलग अलग ग्रुप सोचते थे, व्हाट वाज देयर थॉट, व्हाट वाज देयर बिलीव्स, ठीक है। सो काफ़ी अलग अलग तरह के बिलीफ सिस्टम यहाँ पे इमर्ज हो रहे थे, और 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, राइट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अर्ली स्टेट्स आ रही थी, है ना, अर्ली स्टेट्स वर इमर्जिंग। कौन सी स्टेट्स थी ये? तो यहाँ पे आते हैं 16 महाजनपदास। महाजनपदास का क्या मतलब है? सबसे पहले देखो यहाँ जनपदा का क्या मतलब है? तो जनपदा मीनिंग द लैंड वेयर अ जन सेट्स इट फुट और सेटल्स। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। तो जन मतलब क्या होता है? जन मतलब हो गया पीपल, राइट, लोग, उन्हें हम जन बोलते हैं। पद मतलब हो जाता है पैर, तो जनपद जहाँ पे लोग जाके सेटल हो रहे हैं उन्हें बोला गया जनपद। अब यहाँ आती है 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जिनको टर्म दे दी गई है महाजनपद्स। समझ में आया? अब व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज महाजनपद्स, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो अब यहाँ देखो किस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं स्टेट्स। सो मोस्ट ऑफ द महाजनपद्स वर रूल्ड बाय किंग। राजा होता था, रूलर होता था, वही इन महाजनपद्स को कंट्रोल करता था, रूल करता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर गानाज और संघाज, जिन्हें ओलिगार्चीज बोला जाता था। अब गानाज और संघाज क्या होते हैं? संघ बना लिया, मतलब जैसे यहाँ हमने देखा कि ज़्यादातर जो महाजनपद्स हैं उन्हें एक सिंगल रूलर रूल कर रहा है, बट यहाँ पे क्या था? पावर वॉज शेयर्ड अमंग वेरियस रूलर्स, जिनको राजाज बोला जाता था, ठीक है। सो कोई एक रूलर नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे रूलर हैं, पावर काफ़ी सारे रूलर्स के बीच में डिवाइड हुई है, राइट। महावीरा एंड बुद्धा, ये 2 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं, एंड ये दोनों ही लोग गानाज से बिलोंग करते थे, राइट। गानाज और संघाज, जहाँ पे जो पावर है वो शेयर करी जाती थी, एक रूलर के पास पावर नहीं होती थी। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है वज्जी संघ का। फॉर इंस्टेंस देखो, एज इन द केस ऑफ वज्जी संघ, द राजाज प्रॉबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी कैसे कंट्रोल करे जा रहे हैं? कलेक्टिवली, ठीक है। इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे कि लैंड। समझ में आया? हर महाजनपद की कैपिटल सिटी होती थी। जैसे इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, सबकी कैपिटल सिटीज़ हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ भी हर सिटी की, हर स्टेट की कैपिटल सिटी होती थी, एंड दीज कैपिटल सिटीज़ वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब प्रोटेक्टेड होती थी। यहाँ पे आर्मी होती थी, ब्यूरोक्रेसी होती थी। देखो यहाँ पे ध्यान से, दे हैड आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज। तो किस तरह से आप देखो सिटी का ऑर्गेनाइजेशन भी बना हुआ है। और ये जो फोर्टिफाइड सिटीज़ है भाई, आपको यहाँ आर्मी को मेंटेन करना है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी है, तो यहाँ पे क्या चाहिए होते थे? इनको मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते थे। समझ में आया? और अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं ना, तो यहाँ देखो, gradually some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Other continue to depend on military recruited more often than not from the peasantry. So धीरे धीरे कुछ states उन्होंने they acquired their own standing armies, जो हमेशा रेडी रहती थी, ठीक है, रेडी आर्मी थी बिल्कुल। बल्कि काफ़ी सारे जो स्टेट्स थे, दे कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन अदर रिसोर्सेज, अदर सोर्सेज फॉर आर्मीज और प्रोटेक्शन, राइट। अब यहाँ देखो, ये पूरा समझ में आया? यहाँ पे आती हैं 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद्स। कौन सी महाजनपद्स हैं ये 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद्स? ये पूरे मैप में आपको ये महाजनपदास देखो मार्क कर रखी हैं। सो लेट्स स्टार्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से। सो फर्स्ट इज कंबोजा, गांधारा, शुरासेना, मत्स्या, अवंती, कुरु, पांचाला, कोशाला, मल्ला, वज्जी, मगध, अंगा, वंग, राइट,
यहाँ देखो वत्स, काशी, छेड़ी एंड 16th इज अश्मका। ठीक है, सो ये आपकी हो गई 16 महाजनपद। और यहाँ आती हैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। यहाँ देखो कौन कौन सी, वज्जी, मगध, कोशाला, पांचाला, गांधारा, कुरु एंड अवंती। ये पूरी 16 याद अगर नहीं भी रही तो भी चलेगा, बट दीज 7 महाजनपद आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ तक महाजनपद वाला पूरा पार्ट समझ में आया। अब देखो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यहाँ क्या हो रहा है, 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स यहाँ पे अब होते हैं भाई ब्राह्मणास दे बिगन कंपोजिंग धर्मशास्त्र। ऋग्वेद हमने देख लिया कौन से टाइम पीरियड में कंपोज हुए थे, अब यहाँ पे धर्मशास्त्र कंपोज किए जा रहे हैं, ये लिखे जा रहे हैं। सो दीज धर्मशास्त्र वर रिटन इन संस्कृत एंड these basically laid down norms for the rulers। रूलर्स के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स होते थे जो रूलर्स को फॉलो करने होते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कंपल्शन आती है कि भाई रूलर्स को क्षत्रिय कास्ट से ही होना चाहिए, यू शुड बी क्षत्रिय। ब्राह्मण्स होते हैं, वैश्य या फिर शूद्रा, वो रूलर्स नहीं बन सकते। रूलर होने के लिए आपको क्षत्रिय होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ देखो, उनको कुछ रिसोर्सेज या फिर टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एडवाइस किया जाता था। सो रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। सो इस तरह के रूल्स धर्मशास्त्र में लिखे होते थे जो रूलर्स को फॉलो करने पड़ते थे। समझ में आया यहाँ तक पूरा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये महाजनपद वाला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट अमंग द 16th मगध। यहाँ हम पढ़ेंगे मगध के बारे में। आपने यहाँ देखा मगध एक महाजनपद है, बट ये हम इसे सेपरेटली क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महाजनपद थी। क्यों थी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद? यहाँ पे हम इसके रीजंस देखेंगे। सो मगध वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपद। कैसे मोस्ट पावरफुल बनी? पहला रीज़न है एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था। सेकेंड, यहाँ पे आयरन माइंस थी। ठीक है, आयरन माइंस से क्या भाई, अगर आयरन माइंस आप एक्सेस कर सकते हो तभी तो आप टूल्स या वेपन्स बना सकते हो, है ना। यहीं से तो हमें रिसोर्सेज मिलेंगे टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। सो आयरन माइंस जो कि झारखंड में लोकेटेड थी। उसके बाद यहाँ एलिफेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेवर करते थे सिटी के कामों में। उसके बाद आते हैं गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये एक ऐसा जो रिवर्स होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी। सो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती थी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मोरओवर देयर वर सम रेथलेसली एम्बिशियस किंग्स, और उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बोल सकते हैं। वो ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करते थे जिसकी वजह से मगध वॉज मोस्ट पावरफुल महाजनपद, राइट। यहाँ पे आपको देखो 3 किंग्स के नाम भी दे रखे हैं, बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मानंदा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट करो नोट्स में भी, मेक श्योर कि अलग से आप ये हाईलाइट करेंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सो इन किंग्स की जो पॉलिसीज़ थी वो भी काफ़ी अच्छे से ये एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट होती थी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको किस तरह से बता रखा है, दे वर रेथलेसली एम्बिशियस किंग्स, है ना, तो ऑब्वियसली पावरफुल किंग्स थे ये। अब यहाँ हम बात करेंगे मगध की कैपिटल की। तो इनिशियली पहले स्टार्टिंग में ना राजगहा, ये एक जगह है जिसे आज के टाइम में राजगीर बोला जाता है। इट वॉज कैपिटल ऑफ मगध, बट 14th सेंचुरी BCE में क्या हुआ, कैपिटल शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्रा, जो कि आज के टाइम में हम बोलते हैं पटना, है ना, बिहार में। सो फिर पाटलिपुत्रा को कैपिटल बना दिया। क्यों पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया गया? बिकॉज इट कमांडेड कम्युनिकेशन रूट्स अलोंग गंगा। सो मतलब ये गंगा के पास लोकेटेड थी और यहाँ से काफ़ी एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता था ऑल ओवर द सिटी, ऑल ओवर द स्टेट, ठीक है। सो इसीलिए बनाया गया पाटलिपुत्र को कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर हम यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना।
I hope this part is clear why Magad was most powerful. Now, our third topic is an early empire. अब ग्रोथ ऑफ मगध धीरे धीरे कल्मिनेट हो गई, ख़त्म होती गई, कम होती गई विद द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न एम्पायर. सो मगध का जो ग्रोथ है वो अब कम हो रही है और अब इमर्जेंस हो रहा है मॉडर्न एम्पायर का इमर्जेंस. मॉडर्न एम्पायर यहाँ पे आ रहे हैं. सो मॉडर्न एम्पायर को किसने फाइंड करा? हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर. और इनके राज में ना ये मॉडर्न एम्पायर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक एक्सटेंड हो गया था. फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग हम सब ने पढ़ा है, अशोका, किंग अशोका. इनके राज में, इनके टाइम पीरियड में इन्होंने कलिंगा को भी मॉडर्न एम्पायर के अंडर ले लिया. ठीक है, कलिंगा क्या है? प्रेजेंट डे उड़ीसा. ठीक है, सो वहाँ पे भी मौर्यन एम्पायर ने अपना राज वहाँ पे कर लिया है. अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई ये जो मौर्यन एम्पायर है इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है. हिस्टोरियंस ने कौन सी सोर्सेज यूज़ करे हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगाने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए. सबसे पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स. आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में भी स्पेशली हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की. सो स्कल्पचर्स के थ्रू हमें काफ़ी ज़्यादा पता लगता है इस एम्पायर के बारे में. सेकेंड पॉइंट इज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज. सो मेगास्थनीज बेसिकली ये ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे. ठीक है, ही वॉज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. और इन्होंने जो अकाउंट बेसिकली लिखा मौर्यन एम्पायर के बारे में, वहाँ से हमें पता चलता है. उसके बाद अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि किसने लिखी थी? कौटिल्या ने. इट वॉज कंपोज बाय कौटिल्या जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है एंड ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त. सो कौटिल्या एंड मेगास्थनीज दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं. सो अर्थशास्त्र के थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता लगता है. उसके बाद लिटरेचर. सो बुद्धिस्ट, जैना एंड पुराणिक लिटरेचर से मौर्यन एम्पायर के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर पाए हैं. फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. हमने देखा अशोका ने क्या करा, पिलर्स पे, आपको याद होगा इंस्क्रिप्शंस, वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस कार्व कराए गए थे. सो वहाँ जो इंस्क्रिप्शंस पे वो मैसेज था ना, वहाँ से हमें पता लगता है मौर्यन एम्पायर के बारे में. सो अशोका ने क्या कराया, ही बेसिकली जो उनके मैसेजेस होते थे, जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे उनकी बात, उन मैसेजेस को उन्होंने स्टोन सर्फेसेस, नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश पिलर्स, उन पर एनग्रेव कराया, उस पर कार्व कराया. ठीक है, उन मैसेजेस को. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है, धम्मा. धम्मा के प्रिंसिपल्स काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस पे पाए गए हैं. एंड व्हाट वर दीज प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा? यहाँ पे आपके 4 मेन प्रिंसिपल्स आते हैं जो अशोका बोलते थे कि सब लोगों को ये फॉलो करने चाहिए. ये प्रिंसिपल्स कौन से प्रिंसिपल्स थे? कि भाई रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान, आदर सम्मान, राइट. देन जेनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, obviously you have to be generous with Brahmins. Treat slaves and servants kindly. Slaves and servants को हम harsh तरीके से treat नहीं करेंगे. And respect for other religions and traditions. अपने religion के लिए तो सब में respect होती है, but ऐसा religion, ऐसे traditions जो दूसरे लोग follow कर रहे हैं उनके लिए भी हमें respect होनी चाहिए. We should respect others' religions as well. ठीक है, so ये principles of धम्मा भी ही basically इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू उन्होंने लोगों तक पहुंचाया ये मैसेज. समझ में आया ये पूरा पार्ट आपको, एन अर्ली एम्पायर. नाउ स्टार्टिंग विद एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर. अब मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? सो यहाँ पे ना 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे. पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सुवर्णगिरी. ये 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे मौर्यन एम्पायर में. अब यहाँ देखो, हमने देखा पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा क्या था? जो बाद में मगध की कैपिटल बना दी गई थी, है ना. ये इम्पॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखो भाई, इंस्क्रिप्शंस. अगर हम इंस्क्रिप्शंस में जो लिखा हुआ है उसका मैसेज देखें, या जो इंस्क्रिप्शंस का कंटेंट है ना, वो काफ़ी जगह सेम था.
यहाँ देखो क्या लिखा है, द कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शंस वाज सेम एवरीवेयर। मतलब यहाँ से हमें पता लगता है कि दिस वॉल्स, यहाँ पे हमें एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलता है कि भाई अगर आप देख रहे हो पूरे एम्पायर में, वो एम्पायर जहाँ तक भी फैला हुआ है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सेम मैसेज हर जगह लिखा हुआ है। मतलब कोई ना कोई एक ऑल ओवर जो एम्पायर है उसको एक सिंगल रूलिंग अथॉरिटी रही होगी, मतलब यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि रीजन्स वर वेरी डाइवर्स। अगर हम अफ़गानिस्तान का टेरेन देखें, द हिली टेरेन ऑफ अफ़गानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, तो देखो भाई कितना डिफरेंस है अफ़गानिस्तान और उड़ीसा। मैप में देखो आप, कहाँ अफ़गानिस्तान कहाँ उड़ीसा, तो डेफिनेटली इतना स्पेस कवर करके भी सेम मैसेज हर इंस्क्रिप्शन पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक सिंगल रूलिंग अथॉरिटी रही होगी। अब यहाँ पे ये अज्यूम करा जाता है कि सिंस यहाँ पे डाइवर्स रीजन्स थे, ये एक हिली टेरेन है, एक बिल्कुल कोस्टल एरिया है, तो ऐसा होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना, इट वाज स्ट्रॉन्गर इन एरियाज अराउंड कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स। सो जो आपकी स्टेट की जो कैपिटल है और जो प्रोविंशियल सेंटर्स है, मतलब मेन सेंटर्स जो हैं आपकी स्टेट के, वहाँ पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आप, जो प्रोविंशियल सेंटर्स की हम बात करें ना, दे वर वेरी केयरफुली चूजन। मतलब ऐसे ही किसी भी स्टेट को इम्पॉर्टेंट स्टेट या प्रोविंशियल स्टेट नहीं बना दिया जाता था जहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रीज़न होता था कि क्यों वो स्टेट इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, तक्षशिला की अगर बात करें, तक्षशिला एंड उज्जैनी, दीज टू सिटीज़ वर लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स। सो ऑब्वियसली देखो ट्रेड में ये काम आते थे। देन सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जो एरिया है, यहाँ से हमें किसका एक्सेस मिलता था, गोल्ड माइंस का एक्सेस ऑफ कर्नाटका। सो ये कहाँ पे लोकेटेड थी, कर्नाटका में। सो सुवर्णगिरी, यहाँ से हमें गोल्ड माइंस हम एक्सेस कर सकते थे। सो इम्पॉर्टेंट रीजंस की वजह से इन टाउन्स को प्रोविंशियल सेंटर्स बोला जाता था। समझ में आया? अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन ना लैंड रूट्स मतलब रोड्स, वहाँ से भी होता था, और रिवर रूट्स, रिवर्स भी यूज़ होती थी कम्युनिकेशन करने के लिए। अब जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अब उस टाइम पर इतना फास्ट ट्रैवल सिस्टम तो था नहीं, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो लोगों को जाने में ही काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते लग जाते थे। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उन लोगों की सेफ्टी के लिए आर्मी चाहिए होती थी, है ना, टू एंश्योर कि भाई वो अगर जा रहे हैं जर्नी पे तो उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको सेफ्टी एंश्योर करी जाए, उसके लिए आर्मी चाहिए होती थी। अब अगर हम मेगास्थनीज का अकाउंट पढ़ें, मेगास्थनीज हमने देखा ग्रीक एम्बेसडर थे, है ना। सो मेगास्थनीज का अगर अकाउंट पढ़ें तो उन्होंने कमेटी के बारे में लिखा है जिसके अंडर 6 सब कमेटीज़ थी। सो एक कमेटी जिसमें 6 सब कमेटीज़ हैं, ठीक है। और ये जो 6 सब कमेटीज़ हैं ना, दे कोऑर्डिनेटेड द मिलिट्री एक्टिविटी। यही कमेटीज़ के अंडर मिलिट्री एक्टिविटी आती थी। कौन सी 6 कमेटीज़ हैं? तो पहली कमेटी बेसिकली उसके अंडर रहता था नेवी का कंट्रोल, वो नेवी देखती थी। सेकंड कमेटी ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोविजंस, भैया ट्रांसपोर्ट देखना। थर्ड फुट सोल्जर्स को मैनेज करती थी। फोर्थ हॉर्सेस को देखती थी। फिफ्थ यहाँ पे आते हैं आपके चैरियट्स, और सिक्स्थ एलिफेंट्स। सो ये हो गई आपकी 6 सब कमेटीज़ की भाई हर कमेटी का फंक्शन स्पेसिफाइड है। एंड दीज, ये जो 6 कमेटीज़ हैं, ये एक कमेटी के अंडर आती थी और यहीं से मिलिट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करा जाता था, कोऑर्डिनेट करा जाता था। अशोका, हमने देखा कि ये धम्मा के जो प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल्स देखे ना हमने, वो इंस्क्रिप्शंस पर अशोका ने लिखवाए। अब
Ashoka tried to hold the empire together by propagating these 4 principles of Dhamma. उन्हें अगर अपने एम्पायर को इंटीग्रेटेड रखना है तो उन्होंने क्या ट्राई करा कि भाई जो धम्मा की मैसेज है, धम्मा का जो प्रिंसिपल है वो सब तक पहुंचना चाहिए, और यही प्रिंसिपल को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स लगाए गए टू स्प्रेड दिस मैसेज. इन ऑफिसर्स को बोला जाता था धम्मा महामत्ता. ये ऑफिसर्स जो 4 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े ना धम्मा के, धम्मा के जो 4 प्रिंसिपल्स पढ़े उनको लोगों तक पहुंचाते थे, उसके मैसेज को स्प्रेड करते थे. आई होप दिस इज़ क्लियर कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था और कम्युनिकेशन कैसे होता था. यहाँ तक पूरा क्लियर है. अब आते हैं न्यू नोशंस ऑफ किनशिप. यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेक्कन और साउथ इंडिया के बारे में. भाई वहाँ कौन से नई स्टेट्स आ रही हैं, वहाँ कौन से नए एम्पायर्स आ रहे हैं. सो देयर वर न्यू किंगडम्स इन डेक्कन एंड फर्दर साउथ एज वेल. कौन सी न्यू किंगडम्स हैं ये? चोलास, चेरास एंड पांड्यास. जो कि यहाँ पे देखो बोला गया है ये जो किंगडम्स है ये कहाँ पे आए? तमिलक्कम में. तमिल कंट्री, हम आज के टाइम में तमिल बोलते हैं ना, तो ये जो तमिलक्कम, तमिल जो एरिया है वहाँ पे ये 3 किंगडम सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट थे, सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम्स थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास. सो तमिलक्कम वॉज द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री. और इस तमिल कंट्री में तमिलक्कम में बेसिकली कौन कौन से एरियाज आते थे? प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश एंड केरला एंड ऑब्वियसली तमिलनाडु एज वेल. ठीक है. और ये जो किंगडम्स थे ना दे वर वेरी स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस. राइट, अच्छे बड़े किंगडम्स थे, स्टेबल किंगडम्स थे. अब देखो हमें इन स्टेट्स के बारे में पता कैसे लगता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसका सोर्स क्या है. जैसा हमने देखा भाई मॉडर्न एम्पायर का भी सोर्स देखा, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में भी हमने सोर्सेज देखे थे, है ना, कि भाई इस टाइम पीरियड के बारे में कहाँ से पता लगता है. सो इंस्क्रिप्शंस आते हैं, विजुअल मटेरियल्स आते हैं, वहाँ से पता लगा. तो सोर्स, आप कोई अगर स्टडी कर रहे हो क्या, कहाँ से उसका रेफरेंस ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो साउथ के किंगडम्स हैं, डेक्कन के किंगडम्स हैं, इनके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? तमिल संगम टेक्स्ट से पता लगता है. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट तमिल संगम टेक्स्ट, यहाँ से हमें इन किंगडम्स के बारे में पता लगता है. और जो तमिल संगम टेक्स्ट है ना, इसमें बेसिकली पोएम्स होती थी जो कि चीफ्स को डिस्क्राइब करती थी. चीफ्स मतलब किंग को डिस्क्राइब करती थी. राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर. अब आते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. भाई ये जो किंगडम्स हैं हमने देखा है स्टेबल और प्रॉस्पेरस हैं, इनके पास रेवेन्यू कहाँ से आता था. सो देखो 2 यहाँ पे आपके बात करी है 2 किंग्स के बारे में. एक तो सतवाहनास का जो किंगडम है, एक शाकास का जो किंगडम है. ये 2 किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका आगे भी रेफरेंस आता है, आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी रेफरेंस आता है सतवाहनास का. ठीक है, तो ध्यान से देखना. ये जो सतवाहनास हैं दे बेसिकली रूल वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. ठीक है. और ये कब आए थे? सो 2nd सेंचुरी BCE टू 2nd सेंचुरी CE. सतवाहनास का क्लियर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. शाकास जो है, शाकास ने रूल करा, दे वर पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन्स, मतलब सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया में आके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके कहाँ रूल करा? नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. सो ये जो 2 किंगडम हैं इनके रिवेन्यू कहाँ से आते थे? हमारा मेन क्वेश्चन ये था. रिवेन्यू आते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से. तो आप देखो ट्रेड यहाँ पे भी इस टाइम पर भी कितना इम्पोर्टेंट है. राइट. अब यहाँ आपको बता रखा है सतवाहनास के बारे में. सतवाहना के जो किंग थे ना इस किंगडम के, वंस दे एक्वायर्ड पावर, अगर उन्होंने एक बार पावर एक्वायर कर ली, नाउ दे आर इन पावर. ठीक है. सो वो काफ़ी सारे तरीके देखते थे टू क्लेम देयर स्टेटस. ठीक है, टू क्लेम देयर सोशल स्टेटस. तो अगर कोई किंग है, कोई डायनेस्टी है, उसका किंग अपना सोशल स्टेटस कैसे क्लेम करता है वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. हाउ डिड द किंग्स क्लेम देयर हाई स्टेटस, कि भाई हमारा स्टेटस काफ़ी ऊंचा है, हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोग हैं, वो कैसे ये क्लेम करते थे. सो एक तरीका यहाँ आता है आइडेंटिफाई विद द वेराइटी ऑफ डेटीज़, मतलब वो अपने आप को भगवान की तरह प्रोजेक्ट करते थे, भगवान की तरह दिखाते थे. फॉर एग्जाम्पल कुशानास.
जो ये कुशानाज है ना, ये 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE, ठीक है, इस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल करा। कहाँ रूल करा? सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ तक इनका एरिया जो था, इनका किंगडम यहाँ तक फैला हुआ था, सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कुशानास के बारे में कहाँ से पता लगता है, अगेन व्हाट आर द सोर्सेज? सो वी कंस्ट्रक्टेड देयर हिस्ट्री फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। हमने यहाँ क्या यूज़ करा? इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, मतलब लिखी हुई चीज़ें, टेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़े, राइट। तो हमें इन इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल ट्रेडिशन से पता लगता है कि भाई कुशाना किंग्स के ना कोलोसल स्टैचूज पाए गए हैं एट अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा। सो मथुरा के पास एक श्राइन है, वहाँ पे कुशाना किंग्स के स्टैचूज मिले हैं, और सिमिलर स्टैचूज मिले हैं अफगानिस्तान की श्राइन में। सो 2 जगह हमें सेम तरह के स्टैचूज मिले हैं, और हमें अब ये पता लगता है कि ये जो कुशाना किंग्स है ना, दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स गॉड लाइक, मतलब अपने आप को भगवान की तरह समझते थे। ये अपने आप को सन ऑफ गॉड बुलाते थे, देव पुत्र बुलाते थे, जैसे कि चाइनीज़ रूलर अपने आप को सन्स ऑफ हेवन बुलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते थे? हम देव पुत्र हैं, हम भगवान के सन हैं, भगवान से हम आए हैं, वी आर इक्वल टू गॉड, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर, कुशानाज वाला पार्ट, कि भाई अपने आप को भगवान बताते थे, भगवान समझते थे, ताकि अपना स्टेटस, सोशल स्टेटस क्लेम कर सकें। पूरा पार्ट क्लियर है ये, यहाँ पे आपको ये पूरा बता रखा है, समझ में आया। अब हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। सो 4th सेंचुरी में आते हैं गुप्ता एम्पायर। नाउ ये जो एम्पायर के किंग्स हैं ना, इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दैट दीज किंग्स वर डिपेंडेंट ऑन समांताज। समांताज क्या होते हैं अब के? तो देखो, समांताज ऐसे लोग होते थे हु हैड कंट्रोल ओवर लोकल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड। सो लोकल रिसोर्सेज कंट्रोल करते थे। दे ऑफर्ड होमेज टू किंग्स एंड इसके साथ साथ वो मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे, मतलब किंग्स को काफ़ी मदद दे रहे हैं, और इसी की वजह से किंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे इन लोगों पर, समांताज पर, ठीक है। और काफ़ी बार तो ऐसा भी होता था कि भाई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल समांताज होते थे ना, ये आराम से किंग बन जाते थे, और जो वीक रूलर्स होते थे वो बेसिकली जो उससे नीचे वाली पोजीशंस होती है, पोजीशंस ऑफ सबऑर्डिनेशन, वहाँ पे आ जाते थे, मतलब समांताज अब किंग बन गए हैं, वो उनके सबऑर्डिनेट बन गए हैं। सो ऐसा भी यहाँ पे स्विच होता रहता था इनकी पोजीशंस में, ठीक है। अब यहाँ देखो, histories of Gupta Empire have been reconstructed from literature, coins and inscriptions including प्रशस्तीज। तो अगर हम बात करें कि भाई गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, व्हाट आर द सोर्सेज, तो प्रशस्तीज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। प्रशस्तीज वर बेसिकली कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स इन पर्टिकुलर एंड पेट्रन्स इन जनरल। ये जो प्रशस्तीज है ना, ये किंग के बारे में बताती थी, किंग की प्रशंसा बोल सकते हैं, किंग को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, उनके बारे में बताना, ये सारी चीज़ें प्रशस्तीज में लिखी रहती थी। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रशस्ति आती है प्रयाग प्रशस्ति। आपने ऑलरेडी डेफिनेटली, मुझे पता है ये आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, प्रयाग प्रशस्ति। ये बेसिकली इसे हम और क्या बोलते हैं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है गुप्ता एम्पायर के बारे में। ये जो प्रशस्ति है ये संस्कृत में लिखी हुई है। ये किसने कंपोज करी थी? सो इट वॉज कंपोज बाय हरिसेना। हरिसेना समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, एंड समुद्रगुप्त वॉज आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स, ठीक है। और ये कब आए थे? 4th सेंचुरी CE। समझ में आया? सो ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिमेंबर इट, ठीक है, MCQ में पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, अ चेंजिंग कंट्री साइड। हमने अब किंग्स के बारे में पढ़ लिया, बट थोड़ा सा उल्टा देखो भाई, किंग का परसेप्शन देख लिया हमने, प्रशस्ति पढ़ ली है ना, जो कि किंग के बारे में बताती थी। हमने साउथ में देखा तो हमने तमिल संगम टेक्स्ट पढ़ ली, वो भी हमें किंग्स के बारे में, वहाँ चीफ्स बोला जाता था तो भाई चीफ्स के बारे में बताती थी।
बट जो वो रूलर्स के सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम प्रजा बोलते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं भाई, वो अपने किंग के बारे में क्या सोचते थे, रूलर के बारे में क्या सोचते थे, हमें ना ज़्यादा अकाउंट्स मिले नहीं हैं इसके बारे में, बट हम एंथोलॉजीज़ के थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं कि ये जो प्रजा है ये अपने किंग के बारे में क्या सोचती है। एंथोलॉजीज़ जहाँ पे हम देखोगे आप स्टोरीज़, ठीक है, स्टोरीज़ के थ्रू हम पता लगाते हैं कि भाई ये जो प्रजा है, ये जो लोग हैं, ये क्या सोचती थी किंग के बारे में। अब दो तरह की यहाँ पे आती हैं एंथोलॉजीज़, जटाकाज एंड पंचतंत्र। और जो जटाकाज है ना, दे वर कंपोज इन पाली, सो पाली में लिखी गई हैं ये, ठीक है। अब इनिशियली दीज वर ओरल टेल्स, मतलब बोल बोल के जनरेशन टू जनरेशन ये कहानियों को सुनाया जाता था, बट बाद में दीज स्टोरीज वर रिटर्न। और ऐसी ही एक स्टोरी आती है यहाँ पे जिसे बोला गया गंदाटेंडु जताका, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई पाली में लिखी गई थी ये स्टोरी, है ना। और यहाँ से हमें ये रिलेशनशिप के बारे में पता लगता है किंग और सब्जेक्ट्स की। अब यहाँ देखो थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट स्टिल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें एक विग्ड किंग, काफ़ी चालाक रूलर, चालाक राजा के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। इस स्टोरी में आता है ये चालाक रूलर, यहाँ पे कुछ एल्डरली वुमेन और मैन होते हैं, मतलब बूढ़े लोग होते हैं, कल्टिवेटर्स, फार्मर्स होते हैं, हर्डर्स होते हैं, विलेज बॉयज़ एंड इवन एनिमल्स इस कहानी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें इंस्टांस बता रखा है that when the king went in disguise to find out what his subjects thought about him, किंग अब गया अपनी प्रजा में कि भाई मैं देखूँ तो कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो हर एक ने, सभी लोगों ने उसे कर्स करा, उसे बुरा भला बोला। वाई? बिकॉज उन पे अटैक किया जाता था, लोगों पे अटैक करा जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, है ना। तो जो टैक्स कलेक्टर्स हैं दिन में तो वो आते थे कि भाई तुम टैक्स तो डेफिनेटली ज़्यादा टैक्स लेते होंगे, और रात में रॉबर्स, मतलब भाई उनके घर में चोरियां भी हो रही थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लोगों में कितना ज़्यादा रिजेंटमेंट है अपने किंग को लेकर, पॉजिटिव परसेप्शन नहीं है, है ना। तो यहाँ से हमें पता लगता है क्या रिलेशनशिप रही होगी किंग और सब्जेक्ट्स की। समझ में आया। स्ट्रैटेजीज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, स्टार्टिंग में बताया था कि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इस टाइम पर बढ़ रही थी, है ना। और एग्रीकल्चर यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था। ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है तो मतलब भाई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए तरीके आ रहे हैं एग्रीकल्चर करने के। क्या तरीके हैं? तो यहाँ देखो मैंने पॉइंट में डिवाइड करा है, एंड इसी तरह से हेडिंग लिखो, उसके नीचे आप अपना पॉइंट ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आंसर को प्रेजेंट करने का, और एग्जामिनर को भी एक क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हाँ भाई बच्चे को पता है, ठीक है। सो पहली हेडिंग हम क्या डालेंगे अपने आंसर की? प्लो एग्रीकल्चर, है ना। प्लो एग्रीकल्चर ये एक तरीका था जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। बट ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये कहाँ पे अडॉप्ट करा गया? इन द फर्टाइल अल्यूवियल रिवर वैलीज ऑफ गंगा एंड कावेरी, इस एरिया में प्लो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करा गया। दूसरा तरीका था आयरन टिप्ड प्लोशेयर। ये भी जो एलुवियल सॉइल है ना, वहाँ पे एलुवियल प्लेन में यूज़ होता था, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती थी ना, वहाँ पे ये आयरन टिप्ड प्लोशेयर यूज़ करा जाता था, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती थी। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसप्लांटेशन। ये जो टेक्निक है ना ट्रांसप्लांटेशन की, इसके थ्रू जो पैडी राइस होता है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, उसकी प्रोडक्शन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। अब यहाँ देखो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। सो ट्रांसप्लांटेशन इज़ बेसिकली यूज फॉर पैडी कल्टिवेशन। पैडी क्या होता है? राइस होता है। इन एरियाज वेयर वाटर इज़ प्लेंटिफुल, here seeds are first broadcast when the saplings have grown, they are transplanted in waterlogged fields। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या होता है, सीड्स को सीड्स जब हम बोलते हैं ना अंकुरित हो जाते हैं, सीड्स जब थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं, उसके बाद उनको वहाँ से निकाल कर वाटर लॉग्ड फील्ड में उनको फिर से वहाँ प्लेस करा जाता है, ठीक है। ये जो ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक है ना, इससे कल्टीवेशन तो बहुत इंक्रीज़ हो गई, बट ये डेफिनेटली ही एक बहुत हार्ड तरीका बोल सकते हैं, बैक ब्रेकिंग वर्क था फॉर द प्रोड्यूसर, ठीक है। समझ में आया। फोर्थ पॉइंट आता है हु एग्रीकल्चर।
ये जो हो एग्रीकल्चर है इट वॉज अडॉप्टेड इन द हिली ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो हिली एरियाज थे ना वहाँ पर इस टेक्निक को अडॉप्ट करा गया। गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा इरिगेशन। सिंपल है, इरिगेशन तो हम आज भी यूज़ करते ही हैं। सो इरिगेशन वेल्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू और कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन होता था। जो कैनाल्स है ना वो कौन कंस्ट्रक्ट कराता था? सो कैनाल कंस्ट्रक्शन वॉज कैरीड आउट इन कम्युनिटीज़ ऑल्सो एंड बाय इंडिविजुअल्स ऑल्सो। कम्युनिटीज़ मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और वो मिलके वो जो उनका कैनाल है उसका कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड एक इंडिविजुअल, एक पावरफुल इंडिविजुअल जैसे कि किंग है ना, सो वो एक कैनाल कंस्ट्रक्शन करा रहा है। दोनों तरीक़ों से होता था। और जो पावरफुल किंग्स होते अगर ये कैनाल बनवा रहे हैं ना तो ये इंस्क्रिप्शन में लिखवाते थे कि भाई हमने कैनाल बनवाया है ना। सो यहाँ से हमें इन किंग्स के बारे में पता चलता है। समझ में आया? आगे देखो, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में रिच, पुअर, अमीर, गरीब, क्या इस तरह के डिफरेंसेस थे? तो डेफिनेटली थे। टेक्नोलॉजीज़ की वजह से प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो गई, प्रोडक्शन की वजह से लोगों को बेनिफिट भी हुआ, बट ये बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा अनइवन था, मतलब सब लोगों को इक्वल बेनिफिट नहीं मिला था। अब यहाँ देखो, डिफरेंसेस अमंग पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ना काफ़ी सारे लोगों के बारे में मेंशन करा जाता है। अब ये लोग हम बोल सकते हैं काफ़ी सारी एग्रीकल्चरल क्लासेस के बारे में। एक आता है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है भाई, उनके पास लैंड नहीं है, वो काम करते हैं दूसरों के लैंड पर, राइट। सेकेंड आता है स्मॉल पीजेंट्स, छोटे फार्मर्स जो होते हैं। एंड देन वी हैव लार्ज लैंड होल्डर्स। ये जो दो कैटेगरीज है ना इनको पाली में गाहापति बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक तरह के लोग नहीं हैं, बहुत ही गरीब लोग भी हैं, है ना, जिन्हें लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स बोला गया है। कुछ मिडिल जो आते हैं स्मॉल पीजेंट्स वो वाला भी है, और जो रिच फार्मर्स होते हैं, लार्ज लैंड होल्डर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब डिफरेंसेस स्टार्टिंग से ही हैं, है ना, और ये डिफरेंसेस हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अर्ली तमिल लिटरेचर, तमिल संगम टेक्स्ट से भी हमें पता लगता है कि भाई साउथ में भी डिफरेंसेस थे। लार्ज लैंड ओनर्स को वहाँ पे वेलालर बोला गया है, प्लोमैन को वहाँ पे उजहावर बोला गया है, और स्लेव्स को वहाँ पे आदिमई बोला गया है। मतलब आप देखो 3 क्लासेस मिल गई हमें जो रूरल सोसाइटी में रहती थी, वेलालर, उजहावर एंड आदिमई। समझ में आया? अब ये इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजीज़। अब आप देखो, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज़ हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए चाहिए। अब एक एग्रीकल्चरल लेबर जो होते हैं उनके पास इसकी एक्सेस नहीं होगी, स्मॉल पीजेंट्स के पास कम एक्सेस होगी, वेयरएज लार्ज लैंड ओनर्स के पास इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सेस होगी, है ना। सो ये जो डिफरेंशियल एक्सेस है ना टू लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजीज़, इसकी वजह से रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस आते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल लीज। गाइज, लैंड ग्रांट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का, ठीक है। मेक श्योर इसे अच्छे से समझना अभी, ठीक है। तो देखो, लैंड ग्रांट्स, नाम से पता लग रहा है मतलब आप लैंड को ओन करते हो और आपने वो लैंड किसी को दे दिया है, वो लैंड ग्रांट कर दिया, है ना। अब ये जो ग्रांट्स ऑफ लैंड है ना इनको इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता था, मतलब इनके रिकॉर्ड्स रखे जाते थे लिखित में, है ना। जैसे आज के समय में अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पेपर होते हैं ना, प्रॉपर्टी पेपर्स, अगर आप सेल या परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी का, सिमिलर तरीके से इस टाइम पर इंस्क्रिप्शंस होते थे। सो दीज वर रिकॉर्डेड एज ट्रांजेक्शन्स टू दोज हु रिसीव द लैंड। मतलब जिसको लैंड मिला है उसको ट्रांजेक्शन हुई है ना लैंड की, सो इनको रिकॉर्ड करा जाता था। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना दे वर बेसिकली ऑन स्टोन एज वेल, और ज़्यादातर कॉपर प्लेट्स पे हमें मिलते हैं ये इंस्क्रिप्शंस देखने को। आप यहाँ देखो, These are the copper plate inscriptions from Karnataka 6th century CE, ठीक है। सो आप देख लो इस तरह की कॉपर प्लेट्स पे इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड करे जाते थे। समझ में आया? अब
यहाँ पे देखो ज़्यादातर जो ग्रांट्स हैं हमने ये नोटिस करा कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि किसी ना किसी रिलीजन से कनेक्टेड है या फिर ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, ठीक है, इन लोगों को लैंड ग्रांट करा जाता था। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं दीज वर रिकॉर्डेड इन संस्कृत एज वेल एज इन लोकल लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल या तेलुगु, ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस में हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ देखो एक चीज़, संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ना विमेन के पास लैंड होता ही नहीं था, मतलब वो इंडिपेंडेंटली लैंड ओन नहीं कर सकती थी। बट यहाँ एक नाम आता है प्रभावती गुप्ता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टांस है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है लैंड ग्रांट्स का, डोंट फॉरगेट टू ऐड प्रभावती गुप्ता का ये जो इंस्टांस है, ठीक है। नाउ प्रभावती गुप्ता बेसिकली चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी, ठीक है, उनकी बेटी थी, और इनकी शादी हुई वाकाटाकाज, ये जो वाकाटाका का एम्पायर था डेक्कन में, दीज आर वेरी पावरफुल इन डेक्कन, ठीक है। सो इस किंगडम में इनकी शादी होती है और इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता लगता है कि प्रभावती गुप्ता लैंड ओन करती थी और इन्होंने अपना लैंड किसी को ग्रांट भी करा था, राइट। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होता था। तो हो सकता है यहाँ पे 2 रीजंस रहे हों कि भाई पहली चीज़, हर एरिया में संस्कृत लीगल टेक्स्ट में जो रूल्स लिखे हैं वो फॉलो ना करे गए हों, है ना। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि ये रानी थी, शी वॉज अ क्वीन, है ना, तो इनके लिए हो सकता है ये रूल अप्लाई ना होता हो, राइट, बिकॉज इनकी सिचुएशन डिफरेंट है, शी वॉज अ क्वीन, राइट। समझ आया यहाँ तक। अब देखो ये जो लैंड ग्रांट्स है ना, इनके थ्रू हमें रूरल पॉपुलेशंस के बारे में भी पता लगता है। तो रूरल पॉपुलेशंस कौन रहता था रूरल सोसाइटी में? ब्राह्मण्स रहते थे, पीजेंट्स रहते थे, और ऐसे लोग रहते थे जिनके लिए कंपलसरी था कि भाई आप किंग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ ना कुछ अमाउंट जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा किंग को और उनके ऑफिसर्स को या रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। नेक्स्ट, वाई लैंड ग्रांट्स? लैंड ग्रांट्स क्यों दिए जा रहे हैं? 3 रीजंस बताए गए हैं कि क्यों लैंड ग्रांट्स यहाँ पे रिकॉर्ड करे गए, क्यों लैंड का ट्रांजैक्शन किया जाता था। पहला रीज़न, स्ट्रैटेजी ऑफ रूलर्स टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, ठीक है, मतलब अगर वो लैंड दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं कि भाई उस लैंड पर अब एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपांड करने के लिए। सेकेंड रीज़न यहाँ होता है वीकनिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो जैसा हमने देखा गुप्ता रूलर्स में, देखा ना हमने कि जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे समानताज पर, है ना, और कभी कभी क्या होता था, समानताज किंग बन जाते थे, किंग सबऑर्डिनेट बन जाते थे, राइट। तो यहाँ पे किंग की जो पॉलिटिकल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है और लैंड ग्रांट करके वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पावर को क्लेम करना चाहते हैं। थर्ड रीज़न होता है किंग्स वांटेड टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज सुपरमैन, मतलब अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, अपनी पावर इंक्रीज करना चाहते हैं लैंड ग्रांट कर कर, ठीक है। सो ये 3 रीजंस हैं कि भाई क्यों किंग्स लैंड ग्रांट करते होंगे, इसलिए करते होंगे, ठीक है। अब लैंड ग्रांट्स के थ्रू हमें ना जो कल्टिवेटर है और स्टेट है उसके बीच में रिलेशनशिप के बारे में भी पता लगता है। तो यहाँ आप देखो कि there is no record of transactions of people beyond the reach of officials और समानतास। जो ऑर्डिनरी लोग होते थे ना, जिनका जैसे हम बोले आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उस टाइम पर किंग के ऑफिसर्स होते होंगे, किंग के रिप्रेजेंटेटिव्स होते होंगे। तो समानताज या रिप्रेजेंटेटिव से कोई मतलब नहीं था, उनका कोई कनेक्शन नहीं था। तो ऐसे लोगों को कोई अगर लैंड ग्रांट करा हो, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं मिली है। और ये कौन लोग थे? जैसे कि आप देखो पेस्टोरलिस्ट हैं, फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, आर्टिसंस, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, इस तरह के बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। सो इनके बारे में कोई एज सच ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शंस में हमें नहीं मिला है। समझ में आया पूरा लैंड ग्रांट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाउन्स एंड ट्रेड। हमने स्टार्टिंग में देखा कि भाई नई सिटीज़ इमर्ज हो रही हैं, है ना। तो 6th सेंचुरी BCE में ना अर्बन सेंटर्स आ रहे थे।
हमने देखा महाजनपदास, उनकी कैपिटल भी होती थी, है ना, और जो कैपिटल्स है दीज वर फोर्टिफाइड, तो डेफिनेटली डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती होंगी, अर्बनाइजेशन भी हो रहा होगा। टाउन्स देखें तो टाउन्स रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग दीज रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आपको याद हो हमने पाटलिपुत्रा और तक्षशिला के बारे में पढ़ा, तो यहाँ देखो पाटलिपुत्रा, उज्जैनी एंड पुहार। पाटलिपुत्रा रिवर रूट्स यहाँ पे लोकेटेड था, रिवराइन रूट्स को कंट्रोल करता था। उज्जैनी लैंड रूट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब यहाँ रिवर के थ्रू कम्युनिकेशन होगा या लैंड के थ्रू होगा। पुहार कोस्टल एरियाज़ में लोकेटेड था, हमको पता है भाई कोस्ट जो है, कोस्टल एरियाज़, कोस्टल सिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों के लिए ही, है ना। मथुरा के बारे में बात करें तो मथुरा डेवलप्ड एज अ कमर्शियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर, सो बहुत इंपॉर्टेंट टाउन था मथुरा भी। यहाँ तक समझ में आया ये पूरा न्यू सिटीज़ के बारे में, अर्बन सेंटर्स के बारे में, राइट। यहाँ से डेफिनेटली जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना 3 मार्क्स के 8 मार्क्स के, वो नहीं बनेंगे, बट CUET में और MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। अर्बन पॉपुलेशंस, एलीट एंड क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिफैक्ट्स, काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स भी हिस्टोरियंस को मिले हैं। जब एक्सकवेशंस करी गई साइट्स पे तो आर्टिफैक्ट्स भी वहाँ पे डिस्कवर किए लोगों ने, ठीक है। क्या क्या मिला है? फाइन पॉटरी बाउल्स एंड डिशेस विद अ ग्लॉसी फिनिश, और इसको क्या बोला जाता था? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। सो इस तरह के कुछ बोल्स और डिशेस मिली हैं। ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स एंड फिगराइंस भी मिली हैं। सो इस तरह के आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर करे गए हैं। और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ना, दीज वर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ मटेरियल, जैसे गोल्ड के बने हैं, कुछ कॉपर, सिल्वर, आइवरी, ग्लास, ब्रॉन्ज, शेल एंड टेराकोटा, इस तरह के मटेरियल्स से ये आर्टिफैक्ट्स बने हुए थे, ठीक है। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्राफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट रही होगी। और 2nd सेंचुरी BCE से ना कुछ वोटिव इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे ये रिकॉर्ड करा जाता है कि भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, ठीक है। इन इंस्क्रिप्शंस में डोनर जो डोनेट करता था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, उनका नाम और उनकी ऑक्यूपेशन भी लिखी होती थी। देखो यहाँ पर 2nd सेंचुरी BCE से हमें क्या मिलते हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शन। दीज इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डेड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। समझ में आया? टाउन्स पीपल, टाउन में कौन कौन लोग रहते थे? हम यहाँ क्या देख रहे हैं? अर्बन सेंटर्स। सो रिमेंबर, इसीलिए हम यहाँ टाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टाउन्स में कौन कौन लोग रहते थे? देखो, वॉशिंग फोक, वीवर्स, स्क्राइब्स, गोल्डस्मिथ्स, ब्लैकस्मिथ्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, राइट, किंग्स, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, ये सारे लोग टाउन्स में रिसाइड करते थे। यहाँ देखो सम इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, डू रीड देम। आपका जो मैप वर्क है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। आपकी जो तीनों बुक्स है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, तीनों की सेपरेट मैं मैप वर्क की वीडियो बनाऊंगी ताकि पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। सो यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स के बारे में बता रखा है। फिर देखो गिल्ड्स एंड श्रेणीज, गिल्ड्स एंड श्रेणीज, ये ना जैसे हम बोले वर्कर्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। सो बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स यहाँ देखो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स। सो इस तरह के लोग अपनी एक अलग ग्रुप बना लेते थे कम्युनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेते थे, ठीक है। ये जो श्रेणीज या गिल्ड्स हैं, दीज प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल्स, भाई पहले रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करा, उसे प्रोक्यूर करा, फिर प्रोडक्शन पर इन्होंने काम करा, और उसके बाद जब प्रोड्यूस बन जाता था, जो सामान है वो बन जाता था, उसको मार्केट करते थे फिनिश प्रोडक्ट्स को, मतलब मार्केट में भेजते थे जहाँ से वो लोगों तक पहुँचता था, कंज्यूमर्स तक पहुँचता था, ठीक है। ये पूरा क्लियर है? गिल्ड्स एंड श्रेणीज, ये ना आपके उसमें आ सकता है MCQs में कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स, उनको क्या बोला जाता था, तो आप यहाँ पे बताएंगे। समझ में आया पूरा? ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब हम यहाँ ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो 6th सेंचुरी BCE से ये देखने को मिलता है कि लैंड एंड रिवर रूट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे थे, ठीक है। लैंड रूट्स, रिवर रूट्स, हमने देखो सिटीज़ भी तो देखी, पाटलिपुत्रा देखा, उज्जैनी देखी। उज्जैनी कहाँ? लैंड रूट के पास लोकेटेड थी, पाटलिपुत्रा रिवर रूट्स के पास लोकेटेड था,
है ना, तभी तो पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया गया था मगध की, राइट। तो हमें यहाँ ये समझ में आ रहा है कि लैंड और रिवर रूट्स दोनों ही डेवलप हो रहे थे। ओवर लैंड ट्रेड के बारे में बात करें तो सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, यहाँ तक भी आपकी ट्रेड करी जाती थी लैंड के थ्रू। ओवरसीज ट्रेड की बात करें तो ये जो ओवरसीज ट्रेड है ना, इट एक्सटेंडेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। सो अरेबियन सी जो इंडिया का कोस्ट है, अरेबियन सी कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे, ठीक है। अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया, ये ओवरसीज ट्रेड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अरेबियन सी से देख लिया कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, फिर बे ऑफ बंगाल टू ईस्ट एशिया एंड चाइना, ईस्ट एशिया एंड चाइना, ठीक है। सो इस तरह से आपकी ये ओवरसीज ट्रेड और लैंड ट्रेड चलती थी। अब देखो, जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे, बिजनेसमैन जो होते थे, उन्हें तमिल में बोला जाता था मासत्तुवन और प्राकृत में बोला जाता था सेथीज या फिर सत्तवाहास, ठीक है, सत्तवाहास। समझ में आया। सो दो लैंग्वेजेस में इन मर्चेंट्स को क्या बोला जाता है वो यहाँ पढ़ेंगे। और ये लोग ना सी फेयरर्स, मतलब भाई ये सी के थ्रू, पानी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी अभी है उस टाइम पर तो नहीं होती होगी, मतलब ये जो इनके वेंचर्स हैं, ये जो जर्नीज़ हैं, ये काफ़ी रिस्की होती होगी, है ना, बट दीज वर वेरी प्रॉफिटेबल। इसीलिए ये जाते भी थे कि भाई इनको काफ़ी बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता था बिजनेस करने से इन मर्चेंट्स को। कौन कौन से गुड्स ट्रेड होते थे, क्या क्या ट्रेड करा जाता था? स्पाइसेस, मसाले, मेडिसिनल प्लांट्स, स्टोन, टिम्बर, मेटल ओर्स, क्लॉथ, कपड़े, ग्रेन, सॉल्ट, है ना, इस तरह की चीज़ें ट्रेड होती थी। एंड दीज वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू अरेबियन सी टू मेडिटेरेनियन। आप देखो मेडिटेरेनियन तक यहाँ पे ट्रेड हो रही है, मतलब ट्रेड जो है वो पहले से चलती आ रही है। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेड, ठीक है, बिकॉज इंडिया से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रेड होती थी ऑल ओवर वर्ल्ड। समझ में आया पूरा टॉपिक यहाँ तक? अगेन आई एम सेइंग, यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जैसे 8 मार्क्स से, उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट MCQs एंड CUET बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉइन्स एंड किंग्स, हमने देखा कि इस टाइम पर कॉइनेज भी डेवलप हो रही थी। याद करो आपका जो फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है, जहाँ हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा कि 6th सेंचुरी BCE को टर्निंग पॉइंट क्यों बोला गया। वहाँ हमने देखा बिकॉज कॉइनेज डेवलप हो रही थी, बार्टर सिस्टम से हटके लोग कॉइन्स यूज़ कर रहे थे। सो एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। कैसे कॉइन्स आ रहे थे, बिल्कुल टाइम लाइन वाइज चलेंगे। किस तरह से मैंने हेडिंग लिखी है आप देखो, इसी तरह से आप भी अपने पेपर में, अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले आए पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं ये सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। ये कॉइन्स आते हैं 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स एंड देयर वर सिम्बल्स ऑफ कॉइन्स जिनके थ्रू पता लगता है कि ये मौर्याज का जो टाइम पीरियड है ना, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड दीज कॉइन्स वर इशूड बाय किंग्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल, ठीक है। मेनली तो किंग ही इशू करता था, बट मर्चेंट्स, टाउन्स पीपल एंड बैंकर्स ऑल्सो इशूड सम ऑफ दीज कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स के बाद इंडो ग्रीक्स कॉइन्स आते हैं। जो इंडो ग्रीक्स ने जो कॉइन्स इशू करे ना, ये ऐसे पहले कॉइन्स थे जिन पर जो रूलर है उसका नाम और उनकी इमेजेस वहाँ पे छपी हुई हैं, वहाँ पे कार्व करी गई हैं, ठीक है। और ये जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं इन्होंने 2nd सेंचुरी BCE में रूल करा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रूल करा इन रूलर्स ने। इंडो ग्रीक्स के बाद आते हैं कुशानास। कुशानास ने पहले गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के इशू करे। कब इशू करे? 1st सेंचुरी CE में। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि जो कॉइन्स है ना, दे वर आइडेंटिकल विद दोज ऑफ रोमन एम्परर्स एंड पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान। तो जो कॉइन्स रोमन एम्पायर में यूज़ होता था और पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान जो कॉइन्स यूज़ करते थे उनसे मिलते जुलते कॉइन्स थे, लुक्स में भी और पर्टिकुलरली वेट भी इन कॉइन्स का काफ़ी सिमिलर था, ठीक है।
ये कॉइन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एशिया, यहाँ तो देखो कुशानाज ने रूल भी करा है, तो जाहिर सी बात है कॉइन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बट रोमन कॉइन्स मिलते हैं हमें साउथ इंडिया से भी। सो यहाँ आप देखो कि जो ट्रेड है रोमन एम्पायर, सेंट्रल इंडिया, साउथ एशिया, यहाँ पे भी हमें ये कॉइन्स मिल रहे हैं, साउथ इंडिया में भी कॉइन्स मिल रहे हैं। मतलब नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा वास्ट थे, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ यहाँ पे ट्रेड था। समझ में आया? अब इनके बाद आते हैं ट्राइबल रिपब्लिक्स। ट्राइबल रिपब्लिक्स मतलब जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है, फॉर इंस्टेंस योद्धास। योद्धास कहाँ पे रहते थे? पंजाब एंड हरियाणा से बिलोंग करते थे एंड इन्होंने 1st सेंचुरी CE में कॉपर कॉइन्स इशू करे। ठीक है, और कॉपर कॉइन्स भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमें मिलते हैं यहाँ से। मतलब ये बताता है कि जो ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं जैसे कि योद्धास, इनका काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा होगा इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में। क्लियर है? 5th एंड लास्ट आते हैं हमारे गुप्ता रूलर्स। दे इशूड मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स। इनके गोल्ड कॉइन्स जो थे ना, दे वर नोन फॉर देयर प्योरिटी, कि भाई प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू करे। एंड डेफिनेटली दे वर एंगेज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जो कि किंग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते थे। कॉइन समझ में आया। बट धीरे धीरे क्या होता है, 6th सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स गोल्ड कॉइन्स, फाइन्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ। मतलब उसके बाद से हमें गोल्ड कॉइन्स के फाइन्स मिलने बंद हो गए। कुछ रीजंस बताए गए हैं कि क्यों ये फाइन्स मिलने बंद हो गए। पहला रीज़न बोला गया है कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी कोलैप्स हो गई। भाई ट्रेड कोलैप्स हो गई तो कहीं से ही कॉइन आएंगे और कहाँ से ही कॉइन्स जाएंगे। मतलब कॉइन्स का लेन देन, एक्सचेंजेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि भाई नए टाउन्स डेवलप हो रहे थे, मतलब नए नेटवर्क ऑफ ट्रेड आ रहे थे अब। ठीक है, इसीलिए हो सकता है हमें गोल्ड कॉइन्स ना मिले हों। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो गोल्ड कॉइन्स हैं, फाइन्स तो बहुत कम है। ठीक है, हमें बिल्कुल मिलने बंद हो गए गोल्ड कॉइन 6th सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स। बट इंस्क्रिप्शंस में गोल्ड कॉइन्स का जिक्र आता है। इंस्क्रिप्शंस में हमें गोल्ड कॉइन्स के बारे में लिखा हुआ मिलता है। तो ये सजेस्ट ये करता है कि हो सकता है जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो देवर इन ट्रांजैक्शंस, मतलब मार्केट में लेन देन हो रहा है कॉइन्स का, उन्हें कलेक्ट करके या स्टोर करके होवार्ड्स में नहीं रखा जा रहा। चैप्टर 1 में मैंने पूरा अच्छे से बताया है कि होवार्ड्स क्या होते थे। ठीक है, यू कैन गो एंड रेफर टू दैट। सो बेसिकली कॉइन्स वर इन द मार्केट, ट्रांजैक्शन में उनको स्टोर करके होवार्ड्स में नहीं रखा जा रहा था। समझ में आया यहाँ तक? आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, बैक टू बेसिक्स, हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड। भाई इंस्क्रिप्शंस को कैसे डेसिफर करा गया, इंस्क्रिप्शंस को कैसे समझा गया, बिकॉज हम तो इंस्क्रिप्शन से फेमिलियर है नहीं, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं डेसिफरिंग ब्राह्मी। मोस्ट स्क्रिप्ट्स दैट वर यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस वो ब्राह्मी से ही डेवलप हुई हैं, वहीं से डिराइव हुई हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर स्क्रिप्ट जो आज के समय में हम यूज़ करते हैं वो ब्राह्मी से ही डिराइव करी गई हैं। एंड ब्राह्मी जो है ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। ठीक है, और लेट 18th सेंचुरी से यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स उन्होंने कैसे ब्राह्मी को समझने की कोशिश करी, तो उन्होंने कंपेयर करा बंगाली एंड देवनागरी लेटर्स विद द ब्राह्मी स्क्रिप्ट के लेटर्स। ठीक है, तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के लेटर्स होते थे उनको कंपेयर करा जिससे वो फेमिलियर थे। कौन सी स्क्रिप्ट से फेमिलियर थे? बंगाली एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। सो कंपेयर करा, कुछ मिलते जुलते होते होंगे लेटर्स, तो उससे उन्होंने समझा कि शायद इसका मतलब ये होता होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे बता रखा है, ये लेटर क से मिलता है, ये च से मिलता है, ये ढ से मिलता है ना। इस तरह से उन्होंने डेसिफाई करने की कोशिश करी। अपार्ट फ्रॉम दिस ज़्यादातर स्कॉलर्स ना ये समझते थे कि जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, बट ऐसा नहीं है। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सो प्राकृत बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, 1838 में जेम्स प्रिंसिप डेसिफर्ड अशोकन ब्राह्मी, मतलब जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में यूज़ होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट।
ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, जहाँ से हमें जो 600 BCE टू 600 CE का टाइम पीरियड है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कवर कर पाए, काफ़ी सारी नॉलेज हम ले पाए, ठीक है। हाउ खारौस्ती वॉज रेड, जो खारौस्ती है ना, ये स्क्रिप्ट हमें मिलती है नॉर्थ वेस्ट इंस्क्रिप्शंस में, एंड दिस स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो यूज इन द फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स, ठीक है। तो जो इंडो ग्रीक किंग्स जो कॉइन्स बनाते थे ना, याद करो इंडो ग्रीक किंग्स ने कौन से कॉइन्स बनाए थे, ठीक है। नहीं याद आ रहा है सो गो बैक, अभी अभी पढ़ा है हमने बिल्कुल, है ना, पंचमार्क्ड कॉइन्स के बाद। तो इनके कॉइन्स में भी ये खारौस्ती स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, और नॉर्थ वेस्टर्न इंस्क्रिप्शंस में भी ये स्क्रिप्ट यूज़ होती थी। कॉइन्स पे हम देखने को मिलते हैं कि किंग का नाम लिखा है ग्रीक एंड खारौस्ती स्क्रिप्ट्स में, मतलब ये अर्लीस्ट ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ प्रिंसिप आइडेंटिफाइड द लैंग्वेज ऑफ खारौस्ती इंस्क्रिप्शंस एज प्राकृत। इन्होंने बोला कि जो खारौस्ती इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब जो स्क्रिप्ट है, ये इंस्क्रिप्शंस कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। यहाँ से ना आपके 1 वर्ड MCQs बन सकते हैं, सो इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नाउ हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब देखो हाउ एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर्कड। हमें ये पता लगाना है कि एपिग्राफिस्ट मतलब जो इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, और हिस्टोरियंस वो किस तरह से काम करते थे, कैसे वो फाइंड आउट करते थे चीज़ों के बारे में। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में और डिटेल में। तो जो नाम है ये अशोका, ये किसी भी इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है, बल्कि इन किंग के लिए टाइटल्स यूज़ होते थे, जैसे कि देवानम पिया, जिसका मतलब होता है बिलवड ऑफ गॉड्स, एंड पिया दासी मतलब प्लेजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। सो इस तरह के नाम यूज़ करे जाते थे, टाइटल यूज़ करे जाते थे किंग अशोका के लिए। डायरेक्ट अशोका वर्ड हमें इंस्क्रिप्शंस में देखने को नहीं मिलता। हावेवर ये जो अशोका वर्ड है, दे हैव बीन यूज्ड इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस, बट जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हैं, वहाँ हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। इसके अलावा एपिग्राफिस्ट एग्जामिन्ड ऑल दीज इंस्क्रिप्शंस एंड दे बेसिकली कंक्लूडेड दैट दे वर इशूड बाय सेम रूलर। इन इंस्क्रिप्शंस को सेम रूलर्स ने बनवाया है, एनग्रेव करवाया है या लिखवाया है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम हिस्टोरियंस की बात करें, सो दे कॉन्स्टेंटली असेस द स्टेटमेंट्स मेड इन इंस्क्रिप्शंस। कॉन्स्टेंटली दे हैड टू असेस दीज स्टेटमेंट्स कि भाई जो स्टेटमेंट है वो उसका जो मतलब है, व्हाट इज़ दैट इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट या फिर ऑफ अ वर्ड। तो ये मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है उसका मतलब कुछ और हो लिखा हुआ, हम कुछ और समझ जाएं, ठीक है। सो हिस्टोरियंस एपिग्राफिस्ट को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो उसका मतलब वहाँ पे रेफ़र करा गया है, उसी मतलब को हम भी समझें, एंड तभी हम सही चीज़ें जान पाएंगे हमारी हिस्ट्री के बारे में। यहाँ तक पूरा क्लियर है, समझ में आया। नाउ दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, ओके। सो वो लास्ट टॉपिक नहीं था, ये वाला लास्ट टॉपिक है, द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। अब यहाँ हमें देखेंगे कि भाई स्टार्टिंग से हम यहाँ पे किस पे फोकस कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस पे फोकस कर रहे हैं, राइट। हाउएवर इन इंस्क्रिप्शंस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटर्स आर फेंटली एनग्रेव्ड। भाई कई बार लेटर्स बहुत ही फेंट तरीके से एनग्रेव करे गए हैं कि पूरे हमें नहीं दिख रहे, ठीक है, बीच बीच में से कुछ गायब है। फिर आते हैं इंस्क्रिप्शंस आर डैमेज और लेटर्स आर मिसिंग। भाई कुछ इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो रखे हैं, कहीं में तो लेटर्स मिसिंग ही हैं, तो हम अगेन जो हम समझना चाहते हैं वो समझ नहीं पाएंगे, या फिर कुछ गलत हम समझ बैठेंगे उस इंस्क्रिप्शन से। थर्ड पॉइंट, नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। भाई अगर एक शब्द है, आप देखोगे आज के ही टाइम में कितने नए नए शब्द निकल के आ रहे हैं, ठीक है। आपने अगर एक शब्द सुना है सैवेज, ठीक है, आज के टाइम में सैवेज होना इज़ अ कूल थिंग, बट पहले के टाइम में सैवेज मतलब होता था दैट यू आर वेरी अनसिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है। तो आप देखो इस तरह से वर्ड के मीनिंग भी चेंज हो रहे हैं, राइट।
सिमिलरली वर्ड जो उस टाइम पर उनका मतलब होता होगा, हो सकता है हम कुछ गलत समझ जाएं उस वर्ड से, राइट. सो वी हैव टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड. Not all have been deciphered, published or not all have been discovered, published or deciphered. So कई सारे इंस्क्रिप्शंस तो ऐसे हैं जो अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं. So वहाँ भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमारे पास नहीं पहुँची. सारे इंस्क्रिप्शंस तो अभी तक सर्वाइव नहीं करे होंगे ना, काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस डैमेज भी हो चुके होंगे. Moreover, not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscription. भाई आज के समय में अगर हमें लगता है कि ये एक पर्टिकुलर फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उस टाइम पे वो फिनोमेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा हो और उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड ही ना करा हो इंस्क्रिप्शंस में, है ना. तो हमारी थिंकिंग में भी चेंज आता है. 7th point, inscriptions project the perspective of the person or persons who commissioned them. भाई जिस रूलर ने, जिस किंग ने वो इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, वो उसका पर्सपेक्टिव बताएगा ना इंस्क्रिप्शन का, है ना. सो what we have to do is we have to juxtapose with other perspectives to arrive at a better understanding. भी दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से भी हमें उस इंस्क्रिप्शन को समझना पड़ेगा ताकि हमारी हिस्ट्री को अच्छे से हम समझ पाएँ. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एपिग्राफी अलोन, अकेले एपिग्राफी कैन नॉट प्रोवाइड अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री. ठीक है, हमें दूसरे सोर्सेज भी यूज़ करने पड़ेंगे. दीज आर, हमने देखा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, राइट. सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. पूरा चैप्टर हमने इस तरह से देखो नोट्स के थ्रू कवर करा है, बहुत ईजीली समझाया है ना. पॉइंटर्स मैंने आपको दे दिए हैं एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि भाई आप भी साथ में एनसीईआरटी और नोट्स अपने लेके बैठे हो. अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आप साथ साथ बना रहे हो, ठीक है. सो आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन and make sure that you subscribe to the channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. So now what I would suggest to you is that आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया. नाउ गूगल पे जाओ, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करो, ठीक है. हर टॉपिक से एक PYQ निकालो. एंड जैसा मैंने अपनी पुराने वीडियोस में भी बताया है कि भाई अगर सपोज़ ये टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया, सो राइट इट डाउन हेयर, और यहीं पे जैसा मैंने मार्क करा है, मार्क तो आपने कर ही लिया होगा, है ना. सो इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.